नमस्कार। आज हम मुरादाबाद की एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में काफी ध्यान खींचा है। एक बड़ी वैवाहिक धोखाधड़ी का मामला है ये। जी। इसमें एक शिक्षिका से करीब 95 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। जी। हमारे पास इस मामले से जुड़े कुछ स्रोत हैं और आज हम जरा इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे क्या है। हाँ, बिल्कुल। कहानी की शुरुआत तो देखिए थोड़ी फिल्मी सी लगती है ना? हाँ, अक्सर ऐसे ही होता है इनमें। कि एक अमेरिकी डॉक्टर है, शादी करना चाहता है, भारत आने वाला है। यहीं से मतलब वो जाल बुनना शुरू हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में मणिपुर की एक महिला और उसका एक कथित नाइजीरियाई साथी, उसका नाम आ रहा है, उसे दिल्ली से गिरफ्तार भी किया गया है। जी। तो चलिए जरा खोलते हैं इस मामले की परतें। स्रोत हमें ये बताते हैं कि 25 जुलाई से 18 अगस्त के बीच, यानी आप देखिए 1 महीने से भी कम का वक्त है ये। हाँ, बहुत कम समय। बिल्कुल, इसी दौरान उस शिक्षिका से अलग अलग बहाने बनाकर 94.78 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए गए। लगभग 95 लाख। हाँ, लगभग 95 लाख। हम्म। कभी कहा कि मेडिकल इमरजेंसी है, तो कभी कस्टम क्लियरेंस का बहाना। ये रकम वाकई चौंकाने वाली है। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर जिसे हम मैट्रिमोनियल स्कैम कहते हैं ना, ये उसका एक बहुत ही साफ उदाहरण है। जैसा कि देखिए, साइबर क्राइम विशेषज्ञ और पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह भी बताते हैं, इन अपराधियों का तरीका बड़ा सोचा समझा होता है। अच्छा। ये पहले क्या करते हैं, सोशल मीडिया या मैसेजिंग एप्स पर एक बहुत आकर्षक लेकिन नकली प्रोफाइल बनाते हैं। हाँ। फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ाते हैं, भरोसा जीतते हैं। और फिर जैसे ही उन्हें लगता है कि एक भावनात्मक जुड़ाव बन गया है, बस फिर पैसों की मांग शुरू हो जाती है। अलग अलग बहानों से। हाँ, और इस खास मामले में जैसे आपने कहा, वो अमेरिकी डॉक्टर वाला फरेब इस्तेमाल किया गया। हाँ शादी का झांसा। जी। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि मणिपुर के रहने वाली एक महिला है, कोलासम सुनीता। जी। वो दिल्ली में पकड़ी गई। हाँ। और उसके पास से कई मोबाइल फोन मिले, सिम कार्ड, चेकबुक और कुछ कैश भी मिला, करीब 20,000 रुपए। मतलब पूरी तैयारी से ये काम हो रहा था। जी, और यहाँ एक और बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। जी। जैसा कि सूत्रों में जिक्र है क्या कि ये जो महिला है सुनीता, इसे 2021 में भी दिल्ली में ही धोखाधड़ी के एक दूसरे केस में गिरफ्तार किया गया था। ओहो, मतलब ये पहली बार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये इशारा करता है कि ये शायद कोई अकेला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह का काम हो सकता है। हाँ, ये तो ज्यादा खतरनाक बात है। बिल्कुल। पुलिस भी यही मान रही है कि इस नेटवर्क में और भी लोग हो सकते हैं और उनकी तलाश भी की जा रही है। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरा गिरोह। ये तो और भी चिंता की बात है। अच्छा, क्या हमारे पास जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, एनसीआरबी? जी, एनसीआरबी, हाँ, जो पूरे देश के अपराधों का डेटा रखता है, क्या उसके आंकड़े भी कुछ ऐसे ही बताते हैं इस तरह के फ्रॉड्स के बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप देखें तो वो लगातार यही दिखा रहे हैं कि भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी और खासकर ये वाले मतलब रोमांस फ्रॉड्स या फिर विदेशी नागरिक बनकर जो घोटाले किए जाते हैं, वो असल में तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा। ये एक बड़ा खतरा है जिससे निपटना बहुत जरूरी हो गया है। लोग आसानी से मतलब भावनाओं में बहकर इनके जाल में फंस जाते हैं। सही कहा आपने। और यहाँ पर प्रोफेसर सिंह की बात कितनी अहम हो जाती है कि ऑनलाइन रिश्तों में और खासकर जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो, बिल्कुल, वहाँ बहुत ज्यादा मतलब अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई भी बड़ी रकम देने से पहले फैक्ट्स को चेक करना, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। देखिए, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना बहुत जरूरी है। लोगों को इन खतरों के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें जागरूक करना होगा। हाँ। और अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करना। ये कुछ बहुत बुनियादी कदम है जो ऐसे अपराधों को रोकने में मदद कर सकते हैं। सबसे जरूरी है सत्यापन, मतलब वेरिफिकेशन। अगर कोई आपसे विदेश से आने के नाम पर या किसी एकदम से आई इमरजेंसी के नाम पर पैसे मांग रहा है, तो शक करना तो बनता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला हमने देखा, ये हमें क्या सिखाता है? ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि कैसे भरोसे का गलत फायदा उठाकर लोगों को इमोशनली और फाइनेंशियली, मतलब भावनात्मक और आर्थिक रूप से लूटा जा सकता है। हाँ। करीब 95 लाख रुपए की ये ठगी दिखाती है कि अपराधी कितने योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, कितने शातिर हो सकते हैं। जी। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल ये भी रह जाता है कि ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर तो सावधानी बरतनी ही है, वो तो हम सब करेंगे। हाँ, वो तो जरूरी है। लेकिन क्या बड़े पैमाने पर मतलब सिस्टम में ऐसे क्या बदलाव लाए जा सकते हैं? क्या कोई तकनीकी सुरक्षा उपाय हो सकते हैं जो भविष्य में इस तरह की जो भावनात्मक रूप से चालाकी भरी ऑनलाइन धोखाधड़ी है, उससे लोगों को बेहतर ढंग से बचा सकें? ये एक अहम सवाल है। हाँ,
ये एक ऐसा पहलू है जिसपे शायद हमें और आपको और समाज को और सिस्टम को सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।